नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ा हुआ यह तीसरा वीडियो है। इससे पिछले क्लास में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को डिस्कस किया था, जिसे उदारवादी युग की संज्ञा भी दी जाती है। प्रथम चरण को उदारवादी युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखने के लिए प्रार्थना पत्रों, स्मरण पत्रों या शिष्टमंडलों का सहारा लिया करती थी। तो अब जो दूसरा चरण स्टार्ट होता है बंगाल विभाजन के बाद में, पहला चरण मैंने आपको बता दिया था 1885 से लेकर के, यानी जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब से लेकर के बंगाल विभाजन तक का जो समय है 1905, वो समयावधि जो है राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रथम चरण के रूप में देखी जाती है। उदारवादी युग की संज्ञा उसको दी जाती है। द्वितीय चरण बंगाल विभाजन के बाद स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? जब आपका भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जानते हैं, तो वहां तक का जो समय है वो द्वितीय चरण के अंतर्गत आता है। और द्वितीय चरण को क्या उपनाम दिया जाता है? इसको उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग कहा जाता है। ये उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग कैसे उत्पन्न हुआ, इसके उदय के क्या कारण थे? सबसे पहला कारण तो यही था कि जो पहला चरण था 1885 से लेकर के 1905, मतलब अपने स्थापना के, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की स्थापना के जो स्टार्टिंग के 20 वर्ष थे उसमें कांग्रेस जिन उद्देश्यों को लेकर के चली थी उसमें बहुत ज्यादा उसने उपलब्धि हासिल नहीं की थी। तो समाज का जो युवा वर्ग था, है ना, समाज का जो युवा वर्ग था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो उपलब्धियां थी उससे असंतुष्ट था। पहला कारण ये था। दूसरा के पश्चिमीकरण जो था वो भारत में बढ़ता जा रहा था। पश्चिमी संस्कृति को धीरे 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 उसका इंप्लीमेंट किया जा रहा था। भारतीय संस्कृति को धीरे धीरे नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी थे, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी थे, जैसे कि मिस्र की बात करें, फारस की बात करें, तुर्की की बात करें, यहाँ पर सफल स्वतंत्रता संग्राम हुए थे। लोगों ने जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसका सहारा लिया था? हिंसा का सहारा लिया था। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय युवा वर्ग जो था वो थोड़ा सा इंप्रेस हुआ था, प्रभावित हुआ था। इसके साथ साथ 1868 में आधुनिक जापान का जब उदय हुआ था तो उससे भी कहीं ना कहीं प्रेरणा ली थी भारतीय जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे। इटली की हार ने 1897 ईस्वी में तिलक के आंदोलन को काफी बल प्रदान किया। ये जो कथन है, ये किसका कथन है? ये गैरेट का कथन है। तो कहीं ना कहीं एक तो भारत की तत्कालीन परिस्थितियां, यानी कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष, बढ़ता हुआ पश्चिमीकरण, भारत की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, स्वाभिमान का विकास, ये तो अपने देश के जो स्थानीय मुद्दे थे ये उनसे प्रेरणा लेने की बात हो गई। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी थे जिससे कहीं कहीं जो हमारा युवा वर्ग था उस टाइम पर वो थोड़ा सा प्रभावित होता है और ये महसूस करने लग जाता है कि कांग्रेस की जो पुरानी नीतियां हैं, प्रार्थना पत्रों की नीतियां हैं, स्मरण पत्रों की नीतियां हैं, या शिष्टमंडलों को भेज करके अपनी मांगों को मनवाने की जो उसकी कोशिश है, उससे कहीं ना कहीं हमको स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। तो इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़े से और प्रयास करने की जरूरत है। तो इस वजह से यहाँ से उग्रवादी राष्ट्रीयता का जो है प्रारंभ होता है। ठीक है। और सबसे बड़ा तत्कालीन कारण अगर देखें उग्रवादी राष्ट्रीयता के उदय में तो वो था बंगाल का विभाजन 1905 में जो हुआ था। उससे कहीं ना कहीं उसके बाद में स्थितियां, काफ़ी सारी जो परिस्थितियां थी वो चेंज होने लगी थी। इसके साथ साथ कुछ जो समाज सुधारक थे, फिलोसोफर थे, जो समाज के कह सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो हिंदू सभ्यता थी या हिंदू धर्म की जो कल्चर था, है ना, जो भारत की जो पुरानी संस्कृति, उसको कहीं ना कहीं महिमा मंडित किया था। जैसे एनी बेसेंट ने कहा था कि सारी हिंदू प्रणाली जो है वो पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। इसके साथ साथ अरविंद घोष के द्वारा ये कहा गया था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं युवा वर्ग के दिमाग पर एक प्रभाव डालने का काम करती हैं और यहीं से उग्र राष्ट्रवादी जो काल था उसका जो है प्रारंभ हो जाता है। उग्रवादियों के उद्देश्य क्या थे या इनके तरीके क्या थे, ये किस तरीके से काम करते थे? पहले तो ये जान लेते हैं कि जो उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे उनमें कौन कौन से प्रमुख नेता आते हैं। तो उसमें थे आपके बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? लाल बाल पाल। ठीक है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों को संयुक्त रूप से लाल बाल पाल की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ अरविंद घोष भी जो थे वो भी उग्रवादी नेताओं में सम्मिलित थे। यहाँ से ये जो नेता होते हैं सिर्फ अपना एक ही उद्देश्य बनाते हैं और वो उद्देश्य क्या होता है? स्वराज्य की प्राप्ति। ठीक है। स्वराज्य प्राप्ति को ही ये अपना लक्ष्य और उद्देश्य बनाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। भिक्षावृत्ति यहाँ पर शब्द क्यों यूज किया था इन्होंने? क्योंकि जो कांग्रेस की नीतियां थी, जो कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, वो मतलब जो अपनी डिमांड रखते थे, मैंने आपको बताया था, वो वहाँ पे प्रार्थना पत्र भेजते थे कि सर इसको हमारी मांग को मान लीजिए, इस तरीके, है ना। तो अगर वो नहीं भी मानते थे तो उसके बाद में भी कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं होता था या उसका कोई भी प्रबल विरोध उनके द्वारा नहीं किया जाता था। तो कहीं ना कहीं उनकी जो प्रवृत्ति थी, जिस तरीके से वो अपनी मांगों को मनवाते थे, उसको जो उग्रवादी नेता थे वो क्या बोलते थे? ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति उनको कहते थे। किस तरीके से भीख मांगने से आज़ादी नहीं मिलेगी। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे यह कहते थे कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। इसके अलावा बिपिन चंद्रपाल ने कहा था कि यदि सरकार खुद मेरे पास आकर के और मुझको ये बोले कि भाई ये स्वतंत्रता ले लो, स्वराज ले लो, तो मैं उस चीज़ को कभी भी लेना स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इसको पाने की जो सामर्थ्य है, इसको पाने की शक्ति है वो मेरे अंदर है ना।
तो उन्होंने कहा था कि सरकार अगर खुद बिना कहे अगर मेरे पास स्वराज देने की बात करे तो मैं उसको चीज़ को स्वीकार करना जो है स्वीकार नहीं करूंगा जिसको पाने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं। यानी कि वो ये समझते थे कि हमारा जो वर्ग है या हम जैसे जो युवा वर्ग के लोग हैं वो स्वतंत्रता को पाने का सामर्थ्य अपने अंदर रखते हैं। तो इस तरीके से भीख में स्वराज उनको नहीं चाहिए था, भीख में स्वतंत्रता लेने की बात वो नहीं करते थे। लाला लाजपत राय ने कहा था कि हम लोगों ने राजनिवास से मुख मोड़ करके निर्धनों की झोंपड़ियों की ओर रुख कर लिया। ये कथन मैं यहाँ पर क्यों डाल रहा हूँ, इससे आपको तत्कालीन परिस्थितियों का थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि उस टाइम पर जो उग्रवादी नेता थे उनकी सोच क्या रही होगी। इसी समय पर राष्ट्रीय शिक्षा के महत्व को स्वीकारा गया और बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। किसने करी? गुरुदास बनर्जी ने। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना हुई, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। मैं बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव जो है मनाना प्रारंभ किया था महाराष्ट्र में। गणपति उत्सव 1893 में स्टार्ट हुआ था, 95 में शिवाजी महोत्सव मनाना प्रारंभ हुआ था। ये दोनों ही पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ इसके संबंध में एक चीज़ आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लें, ये मैं किसी विशेष एग्जाम को ओरिएंटेड मान करके ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। मतलब आपको अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है और किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना है तो यही पढ़ना है। समझ रहे हैं आप? ऐसी नहीं कि ये सिर्फ पीसीएस में ही काम आएगा या ये सिर्फ आरओ एआरओ में ही काम आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है और किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना है तो हर एग्जाम के लिए ही जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ से बेनिफिशियल रहेगा। तरह तरह की संस्थाएं जन्म लेने लगी थी। ऐसी ही एक संस्था खुली थी व्यायाम मंडल 1896-97 के आसपास। इसकी स्थापना किसने की थी? ये चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी। चापेकर बंधु मतलब ये दो भाई थे जिनके नाम थे दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। इन्हीं को क्या कहा जाता था? चापेकर बंधु कहा जाता था। 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या जो है वो चापेकर बंधुओं के द्वारा ही की गई थी। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना। और इस संबंध में 18 अप्रैल 1898 को इनको फांसी दे दी गई थी। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो रैंड की हत्या हुई थी, प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या हुई थी, तो इसको भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या माना जाता है। तो ये प्रश्न इस तरीके से काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या कौन सी थी या किस घटना को भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या की संज्ञा दी जाती है, तो वो है चापेकर बंधुओं के द्वारा रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या। 1917 में रॉलेट कमीशन आता है। रॉलेट कमीशन का संबंध किससे है? ये पूना में घटनाओं की जांच के लिए लाया गया था। पूना में जो कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी उनके लिए ही रॉलेट कमीशन लाया गया था। पूना की घटनाओं को भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट कहा जा सकता है। आतंकवाद का संबंध यहाँ पर ये जो आजकल टेररिज्म चल रहा है इससे मत समझिए। ये आतंकवाद मतलब जो क्रांतिकारी नेता थे वो अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए जो भी प्रयास करते थे या जो भी हिंसात्मक कार्रवाई करते थे उसी को राष्ट्रवादी आतंकवाद की संज्ञा दे दी जाती है। तो पूना की घटनाएं जो थी इनको भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट कहा जा सकता है। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि चापेकर बंधुओं के द्वारा जो रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या की गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी तुलना किससे की थी? यानी आपने देखा होगा शिवाजी द्वारा जो अफजल खां की हत्या की गई थी उसी से कंपेयर किया गया था किसको? रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या को। तो ये दोनों ही पॉइंट जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इन दोनों को याद रखिएगा। इसके बाद में बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1856 में और मृत्यु हुई थी 1920 में। तो 1881 में इन्होंने मराठा पत्र निकाला। ठीक है, और मराठा पत्र निकालने में इनके सहयोगी कौन थे? अगरकर। इसके बाद में 1881 में ही इन्होंने केसरी नामक पत्र निकाला था। इसमें इसका सहयोग जो किया था वो केलकर ने किया था। तो मराठा केसरी दोनों ही कई बार पूछे गए हैं, इनको याद रखिएगा। मराठा और केसरी का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता था। इसके साथ साथ इनकी एक और उपाधि थी, इनको भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो बाल गंगाधर तिलक ही थे। 1908 में इनको 6 वर्ष की सजा हुई थी और मांडले जेल बर्मा में इनको रखा गया था और यहीं पर इसी जेल में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसको गीता रहस्य के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। जब बाल गंगाधर तिलक को सजा हुई थी 6 वर्ष की, उसके विरोध में बम्बई की कपड़ा मिल के जो मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर दी थी और बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों की जो हड़ताल है इसको भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और बम्बई के जो कपड़ा मिल मजदूर थे उनके द्वारा जो हड़ताल की गई थी इसको पहली राजनीतिक हड़ताल कहा जाता है। तो ये जो है किसके विरोध में की गई थी, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बाल गंगाधर तिलक को जो सजा हुई थी, उनको जब मांडले जेल भेजा गया था, उसी के विरोध में ये हड़ताल आयोजित की गई थी। वेलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है,
तो ये जो घटना चल रही हैं ये आपकी महाराष्ट्र की चल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे जैसे महाराष्ट्र में कौन कौन सी घटनाएं हुई, इसके बाद में बंगाल की घटनाओं को देखेंगे, अलग अलग स्थानों पर किस तरीके से उग्रवादी राष्ट्रीयता के काल में जो जो चीज़ें हो रही थी उनको देखेंगे, है ना। तो महाराष्ट्र में ही मित्र मेला की स्थापना होती है 1904 में नासिक में। और मित्र मेला की स्थापना किसने की गई थी? ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। बाद में इसका नाम चेंज हो गया था और जो अभिनव भारत का नाम आप देखते हैं तो वो पुरानी मित्र मेला ही हुआ करती थी, जिसका नाम चेंज करके अभिनव भारत रख दिया गया था। अभिनव भारत ने ही पांडुरंग महादेव वापट को जो है रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की जो आर्ट होती है उसको सीखने के लिए पेरिस भेजा था। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नासिक षड्यंत्र केस ये भी कई बार पूछा गया। ये घटनाएं आप याद रखेंगे क्योंकि इन घटनाओं को इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे रिलेटेड कि इनको कालक्रम के अनुसार लगाइए, है ना। तो मित्र मेला 1904 में और नासिक षड्यंत्र केस जो हुआ था वो 21 दिसंबर 1909 को हुआ था। नासिक षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? नासिक का मजिस्ट्रेट था जैक्सन, उसकी हत्या किसने करी थी? अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से जो इनके सहयोगी थे और अनंत लक्ष्मण कन्हारे इनके सहयोगी और इनको मिलाकर के इन पर एक केस चलाया गया था जिसको नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में कन्हारे, कृष्णजी कर्वे और विनायक देशपांडे को फांसी दे दी गई थी और विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। तो ये महाराष्ट्र से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हो गई। इसके बाद में बंगाल की तरफ चलते हैं। बंगाल में आंदोलन को एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत जो बंगाल में आंदोलन की हुई थी, यानी बंगाल विभाजन के बाद में, यानी जब उग्रवादी राष्ट्रीयता का काल स्टार्ट होता है तो उस समय पर बंगाल में जो आंदोलनों की शुरुआत हुई थी वो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में हुई थी 1906 में, जब इन्होंने युगांतर नामक समाचार पत्र निकाला, है ना। इसके बाद में अनुशीलन समिति की स्थापना होती है 1907 में कलकत्ता में। किसके द्वारा की गई थी? बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1904 में हुई थी ढाका में। किसके द्वारा की गई? पी मित्रा और पुलंदास के द्वारा। ढाका जो था पुराने बंगाल का ही हिस्सा था, अभी बांग्लादेश में चला गया विभाजन के बाद में, तो पहले ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो ढाका में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी 1904 में। आत्मोन्नति समिति विपिन बिहारी गांगुली के द्वारा इसको स्थापित किया गया। इसके अलावा वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक 1905 में प्रकाशित की गई। 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। किंग्सफोर्ड कौन था? ये मुजफ्फरपुर जो कि एक स्थान पड़ता है बिहार में, वहाँ का न्यायाधीश था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी द्वारा इन पर बम फेंका गया। और खुदीराम बोस जो है सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति थे, 15 वर्ष की आयु में इनको फांसी दी गई थी। इसके बाद में आता है अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 को। 18 मई 1908 को 34 व्यक्तियों को अवैध रूप से शस्त्र रखने के जुर्म में जो है गिरफ्तार किया जाता है और उन पर जो मुकदमा चलता है उसी को अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। नरेंद्र गोसाई इस केस में सरकारी गवाह बन गए थे। बाद में इनकी हत्या जो है वो सत्येंद्रनाथ घोष के द्वारा की गई थी। अरविंद घोष को जो है इस केस में छोड़ दिया गया था। छोड़ने के बाद में जैसे ही ये वहाँ से छूटे तो इन्होंने एक पत्र निकाला कर्मयोगिन के नाम से, जो कि सरकार के खिलाफ जो है लिखने का काम करता था। कर्मयोगिन पत्र निकालने के कारण इनके खिलाफ सरकार के द्वारा वारंट जारी कर दिया जाता है। फिर ये फरार हो जाते हैं और पौंडीचेरी पहुंच जाते हैं और पौंडीचेरी में ही ये बाद में औरवेले आश्रम की स्थापना करते हैं 1916 में। इसके बाद आता है हावड़ा षड्यंत्र केस 1910। ये जतीन्द्र नाथ बनर्जी, जिनको बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है, ये पुलिस सुपरिंटेंडेंट शमसुल आलम की हत्या के अभियुक्त थे। इन पर जो केस चलाया गया है इसको हावड़ा षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ये अब तक जो आप मामले देख रहे थे ये बंगाल से जुड़े हुए थे। इसके बाद में पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलनों को देखते हैं। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलनों का जो नेतृत्व किया था वो जतिन मोहन चटर्जी के द्वारा किया गया था। 1904 में इन्होंने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके बाद आता है लाहौर षड्यंत्र। 21 फरवरी 1915 को कुछ नेता थे जैसे पृथ्वी सिंह, परमानंद, करतार सिंह, विनायक जगत सिंह, इन लोगों ने संपूर्ण उत्तर भारत में एक साथ क्रांति के आयोजन की एक योजना बनाई थी। इसी को ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र का नाम दिया था। दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलनों को देखते हैं। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने की एक योजना बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा। इनके अन्य सहयोगी थे बसंत विश्वास, मनमथ विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीचंद। ये सारे लोग थे इनके साथ जो सहयोग प्रदान कर रहे थे। इन सभी पर मुकदमा चलाया गया, है ना, और बाद में इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। और इसी मुकदमे को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। रास बिहारी बोस जो थे वो जो है बच गए थे इससे और जापान की ओर पलायन कर गए थे। 1942 में जापान में जाकर ही जो है इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। भारत में तो क्रांतिकारी आंदोलन चल ही रहे थे, इसके साथ साथ विदेशों में भी जो है क्रांतिकारी आंदोलनों को एक नया रूप दिया गया था। जैसे लंदन में बात करें हम तो लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना होती है 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और ये जो सोसाइटी स्थापित की गई थी ब्रिटेन के समाजवादी नेता हिडमैन के सुझाव पर स्थापित की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र निकाला।
इंडिया हाउस हॉस्टल की स्थापना की और श्यामजी कृष्ण वर्मा के बाद में इस इंडिया हाउस हॉस्टल का जो नेतृत्व था वो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा संभाला गया था। सावरकर ने भी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो कई बार पूछी जा चुकी है, इसको आप याद रखेंगे। लंदन में ही 1909 में करजन वायली की हत्या होती है, किसके द्वारा होती है? मदन लाल धिंगरा के द्वारा। मैडम भीखाजी कामा का नाम भी महत्वपूर्ण जो है आता है इसमें कि महाराष्ट्र के पारसी परिवार से इनका संबंध था। 1907 में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में इन्होंने भाग लिया था और वहाँ पर इन्होंने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया था और इसके साथ साथ राष्ट्रीय तिरंगा जो हुआ करता था उस टाइम पर, हरा पीला लाल ध्वज जो होता था, उसको फहराने का काम इन्होंने किया था। मैडम भीखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। अमेरिका में क्रांतिकारी घटनाओं की बात करें तो अमेरिका में द्वारिकानाथ दास ने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया 1907 में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। इसके साथ साथ इन्होंने स्वतंत्र हिंदुस्तान नामक पत्र निकाला 1908 में। सोहन सिंह भाकना, इन्होंने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की 1913 में। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना होती है 1 नवंबर 1913 को। किसके द्वारा होती है? लाला हरदयाल के द्वारा। इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। 1914 में लाला हरदयाल जो है वो अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो उसके बाद में इस पूरी पार्टी का जो कार्यभार है वो रामचंद्र संभालते हैं। अमेरिका में ही स्वदेश सेवक ग्रह की स्थापना हुई कनाडा में जीडी कुमार के द्वारा। और सिएटल जो एक स्थान पड़ता है अमेरिका में, वहाँ पर यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना होती है 1908 में। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तारकनाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा। हिंदी एसोसिएशन की स्थापना हुई पोर्टलैंड में 1913 में, लाला हरदयाल, सोहन सिंह और हरिनाम सिंह के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना बर्लिन में हुई थी 1916 में, ये भी लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। इसके बाद में अफगानिस्तान में देखते हैं। अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ पे हुई थी और किसने करी थी? तो 1915 में भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना होती है अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा, है ना। तो राजा महेंद्र प्रताप जो थे वो इसके प्रधानमंत्री बन गए, बरकतुल्ला ये इसके राष्ट्रपति बन गए और ये जो सरकार इनके द्वारा स्थापित की गई थी इसको जर्मनी और रूस के द्वारा मान्यता भी प्रदान कर दी गई थी। 1914 में होता है आपका कामागाटा मारू प्रकरण, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, छोटी छोटी घटनाएं हैं, इनकी आप केवल डेट याद रखेंगे। तो कामागाटा मारू प्रकरण जो हुआ था 1914 में हुआ था। कामागाटा मारू क्या था? एक जापानी जहाज था जिसको गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। 23 मई 1914 को ये जहाज वैंकूवर पहुंचता है कनाडा और कनाडा में इसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इसको भारत वापस लौटना पड़ता है। और जब ये भारत वापस लौटते हुए बजबज बंदरगाह पर पहुंचता है कलकत्ता में, तो वहीं पर यात्री और पुलिस के बीच में झड़पें हो जाती हैं जिसमें 18 यात्री मारे जाते हैं, 202 को जेल हो जाती है। तो इस पूरी घटना को कामागाटा मारू प्रकरण कहा जाता है। इसके साथ ही ऐसा ही एक कांड हुआ था जिसको तोशा मारू कांड कहा जाता है 1914 में। तोशा मारू भी एक जहाज था और इस जहाज से गदर पार्टी के जो सदस्य थे वो लौट रहे थे भारत, है ना। तो भारत लौटते हुए ये सिंगापुर रुकता है और चिश्ती खां और हुंडे खां इनके नेतृत्व में विद्रोह हो जाता है और इसी विद्रोह को सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1915 में हुआ था आपका सिल्क पेपर षड्यंत्र, पूछा गया क्वेश्चन है पीसीएस में, याद रखेंगे। तो ये सिल्क पेपर षड्यंत्र का था मौलवी उबैदुल्ला सिंधी के द्वारा महमूद हसन को कुछ पत्र लिखे गए थे, है ना। तो ये पत्र लिखे गए थे एक पीली सिल्क पर लिखे गए थे, पीली सिल्क पर लिखे गए थे फारसी भाषा में, इसी वजह से इसको सिल्क पेपर षड्यंत्र का नाम दिया जाता है। ये जो पत्र मौलवी उबैदुल्ला सिंधी के द्वारा महमूद हसन को लिखे गए थे, इन पत्रों को सरकार के द्वारा पकड़ लिया गया था और इसी को सिल्क पेपर षड्यंत्र का नाम दे दिया गया था। 1915 में हुआ था, डेट याद रखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां, नवाब सलीमुल्ला या इनको कहीं कहीं पर हबीबुल्ला भी लिख दिया जाता है, तो आगा खां और सलीमुल्ला के द्वारा की गई थी और इन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में बैठक होती है और मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय किया जाता है। उद्देश्य क्या था मुस्लिम लीग की स्थापना का? सबसे पहला था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति जो मुसलमान हैं उनमें निष्ठा बढ़ाना, इसके साथ साथ मुस्लिमों के राजनीतिक जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा और विस्तार करना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा था उसको कहीं ना कहीं खंडित करने का प्रयास करना। ये मुस्लिम लीग की स्थापना के उद्देश्य थे। 1908 में मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन होता है। यहाँ पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है और मांग किससे करते थे भैया? सरकार से ही मांग की जाएगी। तो सरकार जो भी जरूरी चीज़ें होती थी उनको तो मानती नहीं थी, लेकिन जहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा हो रहा है पर्सनली, उसको वो मान लेते थे। तो 1908 में मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी उसको इन्होंने मान लिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक विभाजन की रूपरेखा तैयार कर रहा था हिंदू मुस्लिमों में। तो इसी के कह सकते हैं परिणाम स्वरूप 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आते हैं। मार्ले मिंटो सुधार मतलब एक भारतीय परिषद अधिनियम आता है 1909 में, इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले और मिंटो शब्दों का मतलब यहाँ पे क्या है? जॉन मार्ले उस टाइम पर भारत सचिव हुआ करते थे, मिंटो उस टाइम पर वाइसराय था। दोनों की ही वजह से ये पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी, तो इस वजह से इसको मार्ले मिंटो सुधार का नाम दे दिया जाता है। कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन 1909 में इस मार्ले मिंटो सुधार का
कड़ा विरोध किया गया था। 1906 में अहरार आंदोलन होता है। अहरार आंदोलन बंगाल के जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे उनके द्वारा किया गया था। राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 में आता है। ये किसके द्वारा लाया गया था? राष्ट्रवादियों के द्वारा लाया गया था। और ये जो है इसको लाने के पीछे रीज़न यह था कि जो मार्ले मिंटो सुधार थे 1909 का, जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु इसको पारित किया गया था कि मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन मंडल नहीं देना चाहिए। वो कहीं ना कहीं एक विभाजन की रूपरेखा तैयार कर रहा है। 1913 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा फौजदारी संशोधन अधिनियम पारित किया गया और इसका उद्देश्य था कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था उसका दमन जो है वो किस तरीके से किया जाए। तो उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने फौजदारी संशोधन अधिनियम 1913 पारित किया था। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। और लखनऊ अधिवेशन से पहले क्या होता है कि 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाती है। तिलक और एनी बेसेंट जो है वो गर्म दल और नरम दल में समझौता कराते हैं। जैसे आपने देखा था 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, वहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है दो गुटों में, नरम दल और गर्म दल। तो वो 1907 से लेकर के 1916 तक चला आया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाकर के फिर दोबारा से गर्म दल और नरम दल में समझौता हो गया था। मध्यस्थता किसने करी थी? इस समझौते को कराने में जो सबसे बड़ा योगदान था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का था। तो इस वजह से ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूरत अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट था कि वहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हुआ, और लखनऊ अधिवेशन 1916 का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस जो है फिर दोबारा से एक हो जाती है। अध्यक्षता इसकी किसने करी थी? अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार इनको कहा जाता है। दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन होता है लखनऊ में। इसी अधिवेशन को लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि लखनऊ समझौता या जो कांग्रेस लीग योजना थी, यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें क्या थी। सबसे पहली बात ये थी, कांग्रेस ने लीग की मुस्लिमों के लिए जो अलग से निर्वाचन की मांग थी उसको स्वीकार कर लिया, है ना। हालांकि इस मांग का मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रबल रूप से विरोध किया गया। 1924 में होता है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, और ये बेलगांव अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन को छोड़कर के गांधी जी ने नहीं करी थी। इसके साथ साथ बेलगांव अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और लीग जो है यानी मुस्लिम लीग जो थी वो फिर दोबारा से अलग अलग हो जाते हैं। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट होता है। सबसे पहले होम रूल शब्द को समझिए। होम रूल शब्द जो है ये आयरलैंड का शब्द है, और सबसे पहले आयरलैंड में ही होम रूल लीग की स्थापना की गई थी रेडमंड के द्वारा, है ना। तो होम रूल लीग जो आंदोलन भारत में स्टार्ट हुआ था, इसी आंदोलन से प्रेरणा लेकर के स्टार्ट हुआ था। 23 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में लीग की स्थापना की गई, और सितंबर 1916 में जाकर के एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। बाद में जाकर के दोनों मिल जाते हैं और अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है वो हो जाती है। होम रूल लीग को थोड़ा सा विस्तार से यहाँ पर हम जानते हैं। तो होम रूल लीग जो है दो एक तरह से कह सकते हैं भागों में बटी हुई थी। एक तिलक की होम रूल लीग थी, एक एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी। तिलक की जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी मैंने ऊपर आपको बताया है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्ट। सचिव कौन थे इसके? एनसी केलकर। और इसके क्षेत्र जहाँ जहाँ ये काम करती थी वो थे कर्नाटक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई में ये जो है सक्रिय नहीं थी, मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र के अन्य भागों में ये सक्रिय थी। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार में जो है तिलक की होम रूल जो है सक्रिय हुआ करती थी। एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी इसके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। तिलक के जो क्षेत्र थे जहां जहां तिलक की होम रूल लीग काम करती थी उनको छोड़ करके बाकी सारे क्षेत्र जो थे वहां पर जो है एनी बेसेंट की होम रूल लीग सक्रिय थी, और इसमें मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू जैसे नेता शामिल थे। सर्वाधिक कार्यालय जो थे इसके मद्रास में थे, ये याद रखेंगे। एनी बेसेंट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। एनी बेसेंट ने दो पत्र निकाले, एक साप्ताहिक था, एक दैनिक था। न्यू इंडिया दैनिक पत्र था, 14 जुलाई 1914 से इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ था। कॉमनवेल जो पत्र था ये एक वीकली जो है पत्र था, साप्ताहिक पत्र था। 2 जनवरी 1914 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। न्यू इंडिया, कॉमनवेल कई बार पूछा गया पेपर में, याद रखेंगे। इसके साथ साथ एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष भी निर्वाचित हुई थी। 20 अगस्त 1917 को होती है मॉन्टेग्यू घोषणा, और मॉन्टेग्यू घोषणा में भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही गई थी। तिलक ने इस घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा दी। हालांकि जो नरमपंथी नेता थे एसएन बनर्जी के नेतृत्व में, उन्होंने इस मॉन्टेग्यू घोषणा का स्वागत किया, उसका समर्थन किया, और नरमपंथी नेताओं के द्वारा मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं विवाद था कांग्रेसी नेताओं में। कुछ लोग चाहते थे कि इस मॉन्टेग्यू घोषणा के जो प्रस्ताव हैं उसको स्वीकार कर लिया जाए, कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे। तो जो नरमपंथी नेता थे उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की, और यहाँ पर कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आ जाते हैं इसके बाद में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मतलब क्या है? एक भारत शासन अधिनियम आया था 1919 में, इसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का नाम दिया गया था। मॉन्टेग्यू उस टाइम पर भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड वायसराय था। जिस तरीके से आपने मार्ले मिंटो सुधारों को देखा उसको एक अलग नाम दे दिया गया, इसी तरीके से भारत शासन अधिनियम 1919 को भी एक अलग नाम दे दिया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे प्रांतों में सबसे पहली बार द्वैध शासन लागू करने का जो काम था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा किया गया था। द्वैध शासन की जब बात आती है तो आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि द्वैध शासन का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो लियोनल कर्टिस को माना जाता है।
इसमें क्या हुआ था कि जो प्रांतीय विषय थे, मतलब प्रांत यानी राज्यों के जो विषय थे, उनका विभाजन कर दिया गया था दो अलग अलग पार्ट्स में, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा ही केंद्र में सबसे पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी और इसके साथ साथ पहली बार भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने के संबंध में कुछ अधिकार मिल गए थे। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जब आया था तो इसमें एक प्रावधान बनाया गया था कि ये अधिनियम जब पारित हो जाएगा उसके 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और इस समीक्षा के लिए एक वैधानिक आयोग नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, जैसे बाद में आप पढ़ते हैं आगे जाकर के साइमन कमीशन, तो वो साइमन कमीशन किस लिए आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की समीक्षा के लिए आया था। तो कायदे से अगर देखा जाए तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है आते हैं, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। तो तरीके से अगर देखा जाए तो 1919 के बाद में इसको आना था, जो आपका समीक्षा के लिए वैधानिक आयोग आना था, उसको 1929 में आना था। लेकिन क्या था कि 1929 में चुनाव थे इंग्लैंड में, इस वजह से इसको 2 साल पहले ही ले जाया गया। 1927 में ही जो है साइमन कमीशन भारत आ गया। तो इसको आप आगे पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। इसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और इस कमेटी ने 1918 में जाकर के अपनी रिपोर्ट दी और 18 मार्च 1919 को ये रॉलेट एक्ट जो है वो पारित हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, किस पर्पज से ये लाया गया था? जो क्रांतिकारियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, उस क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ये रॉलेट एक्ट लाया गया था। मतलब इसका मतलब क्या था कि जिस व्यक्ति पर भी संदेह है सरकार को, जिस व्यक्ति पर भी शक है, तो उसको बिना किसी वारंट के, बिना किसी उसको पूर्व सूचना दिए उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, नज़रबंद किया जा सकता था। इसी वजह से इसका भारत में भारी विरोध हुआ था। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान कर दिया और यहीं पर गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। तो इसके बाद में 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसका संबंध भी किससे है? रॉलेट एक्ट से है। रॉलेट एक्ट का जगह जगह विरोध हो रहा था और इसी समय पर जो दो पंजाब के प्रभावशाली नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये भी उस विरोध स्वरूप, जिनका जो रॉलेट एक्ट का जो विरोध कर रहे थे, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है दोनों को, और इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया जाता है और कहा जाता है कि ये सभा जो है वो हंसराज नामक व्यक्ति के द्वारा बुलाई गई थी। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया और इस सभा पर माइकल ओ डायर के द्वारा गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया था, जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। इस हत्या को दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने जानबूझकर की गई हत्या कहा था। C.F. एंड्रयूज को ही दीनबंधु कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इनका उपनाम था दीनबंधु। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी उसको लौटा दिया था। इसके साथ साथ जो शंकरन नायर थे, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। शंकरन नायर वाला जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? वो शंकरन नायर थे। फिर 1919 में हंटर कमेटी नियुक्त होती है। ये किसके लिए गठित की गई थी? ये जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए गठित की गई थी। इसमें 8 सदस्य थे। 8 सदस्यों में थे 5 यूरोपीय थे, 3 भारतीय थे। उन तीनों भारतीयों के नाम आपको पता होना चाहिए। चिमनलाल शीतड़वाल, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये 3 भारतीय सदस्य थे जो हंटर कमेटी में शामिल थे। हंटर कमेटी ने 1920 में अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। 1940 में ऊधम सिंह के द्वारा बाद में जनरल डायर की हत्या कर दी जाती है। 1919 में ही तहकीकात कमेटी बनती है और ये जो है इस हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त समिति थी। किस हत्याकांड की? जलियांवाला बाग हत्याकांड की। यानी हंटर कमेटी ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त की गई थी और तहकीकात कमेटी जो थी जलियांवाला बाग की जो कांड हुआ था, ये घटना हुई थी, उसकी जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा इसको नियुक्त किया गया था। तो तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय और तहकीकात कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जो भी दोषी हैं इस पूरे घटनाक्रम के, उनको सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ मृतक जो हैं उनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए सरकार के द्वारा। लेकिन सरकार ने इन सभी मांगों को अस्वीकृत कर दिया और फलस्वरूप गांधी जी को असहयोग आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा। तो ये जो है एक घटनाक्रम था जिसमें हमने राष्ट्रवादी आंदोलन यानी कि जो दूसरा चरण है कांग्रेस की स्थापना के बाद में, उसमें जितनी भी प्रमुख घटनाएं थी उनको कवर किया है। तो अब इस सेशन में इतना ही। इसके बाद में हम तीसरा वाला सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम तीसरे युग की तरफ चलेंगे। मतलब यहाँ तक आप देखेंगे तो गांधी जी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जो भी घटनाएं हो रही थी या जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे उनमें बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं थे। लेकिन यहाँ से जो है तीसरा चरण स्टार्ट होता है 1919 के बाद में 1947 तक। तो उस वाले काल में गांधी जी का ही जो है बहुत ज़्यादा रोल रहा था। इस वजह से 1919 के बाद से लेकर के और भारत की आज़ादी तक यानी 1947 तक का जो समय है उसको गांधी एरा के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ से गांधी जी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो ये जो है वीडियो आज आप देख रहे हैं, आज ही इसकी सेकंड वीडियो आपको मिल जाएगी शाम तक। तो चैनल के साथ में जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें। इन चीज़ों को रिवाइज जो है वो जरूर करते रहें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है पीसीएस में भी देखने को मिलेंगे और आरओ के एग्जाम में भी यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।